आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं नमस्कार। आज के स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के इस नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस के बारे में अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज स्वास्थ्य पत्रिका में हम लेकर आए हैं एक परिचर्चा, डायलिसिस की जरूरत, प्रक्रिया और सावधानियां। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, सफदरजंग अस्पताल, डॉक्टर गीत वाजपेयी, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, गुंजन पाठक, केयर गिवर ऑफ डायलिसिस पेशेंट, और संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जवाहर लाल जैन। आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। डायलिसिस जरूरत, प्रक्रिया और सावधानियों पर एक परिचर्चा के लिए आप सभी विशेषज्ञों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत इस परिचर्चा में। और सबसे पहले एक श्रोता के लिए, एक आम इंसान के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मोटे रूप से हम ये समझ लें कि क्या गुर्दे का काम है, कहाँ पे स्थित है, क्या ज़रूरत पड़ती है। हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, जो शरीर के निचले भाग में होते हैं। जो ये गुर्दे हैं, इनका काम है कि जो बॉडी में प्रतिदिन एक जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं या बॉडी में जो एक्सेस वाटर है उनका फिल्ट्रेशन, टॉक्सिन्स का फिल्ट्रेशन, और ऐसे हार्मोन्स पैदा करना जो अनीमिया को खून बनाने में जो है हेल्प करता है। और जो गुर्दे की बीमारी हैं वो एक्यूटली हो सकती हैं, क्रॉनिकली हो सकती हैं। और गुर्दे की बीमारी जो इसे हम एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, वो इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। और जो क्रॉनिक रीनल फेलियर हैं उनके लिए जो मेन रिस्क फैक्टर है वो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है और ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। तो ये रिस्क फैक्टर हैं। तो ऐसे पेशेंट जिसमें कोई भी इस तरह का रिस्क फैक्टर है, उसमें गुर्दे की बीमारी को कैसे पहचानें। ऐसे उसमें आपका जो शरीर में सूजन आ सकती है, जो सूजन है वो आपके चेहरे से आंखों के चारों तरफ जो है आप महसूस कर सकते हैं। सुबह के समय में आप या आपके जो नियर एंड डियर हैं, घर वाले हैं, वो नोटिस कर सकते हैं कि आपके चेहरे पे सूजन है, खासकर आंखों की चारों तरफ। और इवनिंग में आप महसूस कर सकते हैं कि जो आपके पैर हैं उनमें सूजन हो सकती है। धीरे धीरे ये सूजन पूरे शरीर पे आ जाती है। उसके साथ ही धीरे धीरे जो है आपका जो यूरिन आउटपुट है, जो पेशाब आपका एक्सक्रीट होता है, एक्सेस जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। और जो बॉडी में टॉक्सिन्स जो धीरे धीरे इस रीनल फेलियर की वजह से जमा हो रहे हैं, फिर उनका शरीर के जो दूसरे अंग हैं उन पे इफेक्ट आ सकता है। जैसे कैल्शियम है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, पोटेशियम है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, सोडियम है, अनीमिया हो सकता है, आपकी बोन्स हैं वो वीक हो सकती हैं, जो हार्ट है, हार्ट का जो है जो डिजीज़ होती है उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो डॉक्टर ये तो बात रही कि गुर्दे की बीमारियों का विभिन्न अंगों पर कोई प्रभाव, लेकिन क्या गुर्दे की बीमारियों को कोई इलाज है निश्चित, या बिल्कुल आदमी को भगवान भरोसे छोड़ दिया? क्या करते हैं आप? उसके गुर्दे का खून निकाल कर चेंज करते हैं या उसका क्या इलाज होगा? जी, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये हमें देखना पड़ेगा कि मरीज को एक्यूट रीनल फेलियर है या क्रॉनिक रीनल फेलियर है। कभी कभी एक्यूट रीनल फेलियर में हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, और एक सेटिंग, 2 सेटिंग या 3 सेटिंग जो डायलिसिस देने के बाद वो जो है उसका किडनी फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाता है या पहले की तरह वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जब पेशेंट जो है सीधा लैंड अप कर जाता है क्रॉनिक रीनल फेलियर में। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि उसको जैसे हम नापते हैं EGFR से, जो किडनी का हम फंक्शन है उसको EGFR से मेजर करते हैं कि जब EGFR उनका लेस देन 60 हो जाए तो ऐसे जो पेशेंट हैं वो डायलिसिस के लिए जाते हैं या उनको एडवाइस किया जाता है। और खासकर जो EGFR है वो लेस देन 15 हो जाए तो ऐसे जो पेशेंट है उनको एब्सोल्युटली इंडिकेटेड होता है या सलाह दी जाती है डायलिसिस के लिए। जी, डॉक्टर प्रताप ने जैसा कहा, डॉक्टर गीत वाजपेयी आप बहुत सीनियर कंसल्टेंट है दिल्ली के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में, और डायलिसिस का नाम आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में लिया जाता है कि जहाँ लोग घर पर भी डायलिसिस। तो बेसिकली डायलिसिस से हम क्या समझते हैं कि क्या पता शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ये कोई प्रक्रिया है? डायलिसिस है क्या बेसिकली? तो जैसा अभी डॉक्टर प्रताप ने आपको बताया कि किडनी फेलियर के
मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, और इन्हीं की वजह से जब बॉडी को नुकसान होने लग जाता है, व्हेन इट इज़ डीम्ड कि अब आगे लाइफ की प्रक्रिया जो है, जीवन जो है आगे नहीं चल सकता, तो पेशेंट को डायलिसिस पे लेना पड़ता है। तो बेसिकली डायलिसिस जो है वो एक तरीके से मशीन के थ्रू ब्लड का प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। तो जब किडनीज अपना काम नहीं कर रही होती हैं तो हमें मशीन के थ्रू वो काम पूरा करना पड़ता है, सो दैट हम ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकें, ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर सकें, और जो ब्लड प्रेशर जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। सो कई बार लोगों में ये मिथ रहता है कि डायलिसिस जो है शायद हमें डायलिसिस नहीं कराना है, हम डायलिसिस नहीं कराएंगे, डायलिसिस तो खराब है। लेकिन मैं इस बात को बहुत एम्फसाइज करना चाहूँगा कि डायलिसिस जो है वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अगर आपका डॉक्टर, अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको ये सजेस्ट करता है कि अब वो स्टेज आ गई है जब डायलिसिस के बिना लाइफ या जीवन की गाड़ी आगे नहीं चल सकती, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की बात माननी चाहिए और डायलिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि विदाउट डायलिसिस लाइफ कैन नॉट गो ऑन। अब बात आती है कि डायलिसिस प्रक्रिया क्या है। तो डायलिसिस में बेसिकली क्या किया जाता है, जिस प्रकार से किडनी ब्लड को रिसीव करती है बॉडी से और उसको प्योरीफाई करती है, और प्योरीफाइड ब्लड को वापस बॉडी को रिटर्न कर देती है, और एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को सब पेशाब के रास्ते निकाल देती है शरीर से। तो सेम वे डायलिसिस मशीन भी वही प्रक्रिया कर रही है। आपके इम्प्योर ब्लड को मशीन लेती है थ्रू अ वैस्कुलर एक्सेस, एंड उस ब्लड को पंप किया जाता है मशीन के अंदर। मशीन के अंदर आर्टिफिशियल किडनी या फिल्टर या कैंडल लगा होता है जो कि उस ब्लड को प्योरीफाई करता है, और साफ ब्लड को उसी वैस्कुलर एक्सेस के थ्रू आपकी बॉडी को रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड, उन सब चीज़ों को निकाल दिया जाता है। अमूमन ये प्रोसीजर जो है वो 4 घंटे का होता है, और यूजुअली हफ्ते में 3 बार कराया जाता है। यहाँ पे मैं ये भी एम्फसाइज करना चाहूँगा कि डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करना और ईच सेशन एटलीस्ट 4 आवर्स का होना भी मैंडेटरी है। कई बार लोग इसमें भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सर क्या मैं हफ्ते में एक ही बार डायलिसिस करा लूँ, क्या मैं 10 दिन में एक बार करा लूँ। तो ये सरासर गलत है, और ये आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है। डॉक्टर, क्या ये ज़रूरी है कि अगर बच्चों को भी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि 3-4 साल के बच्चे को भी किडनी फेलियर हो रहा है, कई बच्चों की डेथ भी हो जाती है कि वे डायलिसिस नहीं करा रहे, पेरेंट्स कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किडनी डिजीज़ हुआ, बच्चों की डेथ हो गई। तो क्या डायलिसिस छोटे बच्चों में भी हो सकती है, या ओल्ड एज जो काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हैं उनमें भी हो सकती है? तो क्या इसका कोई एज या सेक्स से कोई रिलेशन है कि भाई इन लोगों में डायलिसिस नहीं हो सकती? तो आज के वर्तमान समय में जैसे जैसे मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज काफ़ी एडवांस होती जा रही हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एज ग्रुप है या कोई सेक्स डिफरेंशिएशन जिसमें डायलिसिस संभव ना हो। चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या फिर 90 ईयर ओल्ड मेल और फीमेल हो, डायलिसिस सबके लिए संभव है। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप केयर गिवर हैं डायलिसिस पेशेंट्स। तो क्या जिम्मेदारी है एक डायलिसिस पेशेंट के लिए केयर गिवर की? बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसको कोई भी छोटी जिम्मेदारी समझ करके आप किनारे नहीं कर सकते। और अगर कोई ये सोचता है कि परिवार के अलावा कोई और उसको देख लेगा, जैसा कि अमूमन देखा गया है कि लोग अपने घर में नर्सेज रख लेते हैं या केयर टेकर रख लेते हैं, वो भी उतना देखभाल नहीं कर पाते जितना कि आपके परिवार का सदस्य कर सकता है। अब मैं मेरी जो माँ है, मेरी जो माता जी, वो पिछले 6 साल से डायलिसिस पर हैं, और जिस तरह से जब वो डायलिसिस के लिए जाती हैं, क्योंकि उनका डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता है और 4 घंटे के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो पेशेंट जा रहा है वो अच्छी तरह से खाना खा पी करके जाए। खाने का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर पेशेंट खाना ठीक से नहीं खा करके जाता है, तो क्योंकि जिस समय वो डायलिसिस के लिए अपनी हॉस्पिटल में जाता है, उस समय उसका ब्लड प्रेशर बहुत अप एंड डाउन करता है। दूसरा, शुगर लेवल भी कभी कभी बहुत लो चला जाता है। तो उसके लिए इन सब चीज़ें, पैरामीटर्स को कंट्रोल रखने के लिए डॉक्टर्स हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि आप अपने साथ खाने का कोई एक हेल्दी टिफ़िन लेकर के आए। जो हमें ये कहा गया कि हेल्दी टिफ़िन में कैसा है, प्रोटीन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो हमें पता चला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकली तो है, मदर को बहुत ही सॉफ्टली उनको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर प्रताप, कौन कौन सी कंडीशंस में डायलिसिस की नौबत आती है? क्योंकि किडनी की तो बहुत सारी डिजीज है, किसी को एक्यूट रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है। किस कंडीशन में नौबत आती है कि भाई अब एक कॉल लेनी है हमें कि भाई डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है? इसमें जो कंडीशंस हैं, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं,
जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के, जिन पेशेंट्स को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ पेशेंट जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, या कभी कभी जो है पोस्ट इन्फेक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर्स या ट्रॉपिकल रीनल फेलियर्स, ऐसे केसेस में भी आपको लॉन्ग डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। जो मेन जो 2 या 3 कॉजेज में कहूँगा उसमें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से जो किडनी उनकी अफेक्ट हो गई हैं, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं और ड्रग इंटेक्स हैं। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं। जी डॉक्टर गीत, जैसा डॉक्टर प्रताप कह रहे हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी और हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है और उसी में फिर आगे चल के ये नौबत आती है डायलिसिस की। कुछ हम बताइए कि क्या डायबिटिक नेफ्रोपैथी है और क्या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि इंडिया अब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है और ऑलमोस्ट 80 मिलियन पीपल जो है वो डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर की भी बात करें तो हर 10 में से 1 व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है और इसी तरीके से दीज आर बिकमिंग द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर इन द वर्ल्ड एंड एज वेल एज इन इंडिया। जब डायबिटीज़ शुरू होती है तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के चलते सही तरीके से मेडिकेशंस नहीं लेने की वजह से डायबिटीज़ का असर हमारे और ऑर्गन्स पे भी आने लग जाता है। तो इसका असर आता है आपकी रेटिना पे, जिसको आप कहते हो डायबिटिक रेटिनोपैथी या काला मोतिया। इसी का असर आता है आपके नसों पे, तो जिसको आप कहते हो न्यूरोपैथी, जिसमें आपको सुनपन रहना, चीस मचना, जलन होना हाथ पैरों में, ये सिम्टम्स हो जाते हैं। और यही सेम प्रोसेस जब किडनी को अफेक्ट करने लग जाता है तो किडनी के फिल्टर्स जो होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं और पेशाब के रास्ते प्रोटीन का लॉस होने लग जाता है, जिसको आप फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। सेकेंड स्टेज में इसी इंक्रीजिंग प्रोटीन लॉस की वजह से क्रिएटिनिन भी बढ़ने लग जाता है पेशेंट्स का, जो सेकेंड स्टेज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। और जैसे जैसे ये एडवांस होता जाता है पेशेंट्स अल्टीमेटली किडनी फेलियर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि जब किडनी फंक्शन लेस देन 15% हो जाता है तो आप उसको एंड स्टेज किडनी फेलियर कहते हो। और इसी प्रक्रिया के चलते जब किडनी फंक्शन लेस देन 15% हो जाता है तो पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा जो कि मोस्टली सारे ही डिसीजेस के लिए एप्लीकेबल होती है। डायलिसिस करने के 2 ही इंडिकेशंस हैं, या तो आपका किडनी फंक्शन एब्सोल्यूट किडनी फंक्शन 7% से कम है, या आपका किडनी फंक्शन लेस देन 15% है और आपको किडनी फेलियर के ओवर्ट सिम्टम्स हो रहे हैं। सिम्टम्स का मतलब हो गया भूख ना लगना, उल्टियां आना, जी मिचलाना, वजन कम होते जाना, शरीर में पानी की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही है कि सांस फूलने लग जाना, पैरों की सूजन बढ़ते जाना जो कि दवाइयों को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाना, इचिंग होने लगना, हिचकी आने लगना, और कई बार ये टॉक्सिन्स दिमाग में भी जाने लग जाते हैं जिसको आप कहते हो यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, मतलब पेशेंट को गफलत होने लग जाती है। तो ये अगर सिम्टम्स हैं और आपका किडनी फंक्शन लेस देन 15% है तो आपको डायलिसिस करना ही करना है। अदरवाइज अगर आपका किडनी फंक्शन लेस देन 7% है टोटल किडनी फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम्स, तो भी आपको डायलिसिस करना ही करना है। सेम गोज फॉर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर रहेगा, वो धीमे धीमे करके किडनी के नेफ्रॉन्स को, जो किडनी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, उनको डैमेज करने लग जाता है और धीमे धीमे करके आपको देखने को मिलता है कि यूरिन में प्रोटीन लॉस बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है और अल्टीमेटली टोटल किडनी फंक्शन जो आपका 15% से कम हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से किडनी फेल होने लग गई है। तो ये 2 प्रमुख कारण रहते हैं। जी डॉक्टर प्रताप, तो एक जो नॉर्मल जो किडनी फंक्शन में आता है 2 मेजर फंक्शंस में वो 2 पैरामीटर्स आते हैं, एक सीरम क्रिएटिनिन और एक यूरिया। तो नॉर्मल यूरिया कितना होता है और कितना जब आ जाए तब एक आम आदमी को समझ चाहिए भाई अब तो मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है? एक्चुअली जो वैल्यूज़ हैं वो लैब टू लैब भी वेरी करती हैं। ओके। तो हमें हमेशा जब हम रिपोर्ट किसी पेशेंट का देख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो उसका रेंज क्या है वो ज़रूर देखें। बट नॉर्मली मोटा मोटा जो है, जैसे जो ब्लड यूरिया है आपका, इट शुड बी लेस देन 40। और जो सीरम क्रिएटिनिन है हम उसको, कोई जो लैब्स हैं वो 1.1 कहती हैं, बट मोटा मोटा देखें तो हम उसको 1 का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मेल में और फीमेल में थोड़ा सा जेंडर का भी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनका मसल मास कम है, तो जो क्रिएटिनिन वैल्यू है वो रिलेटिवली लो होती है। तो 0.8 to 1 हम मेल में ले सकते हैं और 0.8 जो है हम फीमेल में। लेकिन ये वैल्यू हमेशा वेरी करती हैं, डिफरेंट लैब्स की रेंज क्या है, इनके बेसिस पे फिर हम वी हैव द डिफरेंट फार्मूलाज। वो फार्मूला लगा के हम उसको देखते हैं कि भाई उसका EGFR कितना आ रहा है। EGFR के बेसिस पे फिर हम उसको स्टेजिंग करते हैं उसकी, कि किस स्टेज में अभी इसका रीनल फेलियर है। तो यूजुअली जो है, जो डायलिसिस का इंडिकेशन स्टार्ट होता है वो अगर EGFR लेस देन 30 है तो एक तरह से जो है एक वार्निंग साइन में कहूँगा, वार्निंग साइन उसमें जो है नाउ पेशेंट हैव टू बी अटेंटिव। बट जैसे डॉक्टर वाजपेयी ने बताया है कि जब EGFR लेस देन 15 हो जाए
और उसको जो है सिस्टमिक सिम्टम माना जाए तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन है डायलिसिस के। विदाउट डायलिसिस फिर आप जो है यू कैन नॉट गो फर्दर, आपको डायलिसिस के लिए जाना ही पड़ेगा। अब वो डायलिसिस जो है आप जो है टेम्परेरी डायलिसिस विद मशीन कराएं या इन फॉर्म ऑफ परमानेंट डायलिसिस रीनल रिप्लेसमेंट कराएं, वो आपको डिसाइड करना। तो डॉक्टर प्रताप, नॉर्मली जो वैल्यूज है क्रिएटिनिन की, कब हमें समझना चाहिए कि बाबू ये इमरजेंसी आ गई? 1 तो आपने बोला है बॉर्डर है, क्या 3 हो जाए, 4 हो जाए, 4.5 हो जाए, 5 हो जाए, मतलब ये कोई पैरामीटर है, इसका कोई लिमिट है कि भाई ये खतरनाक है? अगर कोई पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसका क्रिएटिनिन एब्सोल्युटली नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट नॉर्मल है और उसका कोई सिम्टोमेटिक जो है पेशेंट को कोई स्वेलिंग नहीं है जी, ऐसे केसेस में अगर सडनली पेशेंट का बेस लाइन से 50% हाई हो जाए, यानी किसी का अगर 1 रहता है और वो मोर देन 1.5 चला जाए ओवर लास्ट 24 आवर, यानी किसी का सडनली बीपी बढ़ गया है, कोई टॉक्सिन्स उसने लिया है, कोई पॉइजनिंग में कभी कभी, तो ऐसे केसेस में जो है हम उसको लेबल करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो रिवर्सिबल भी होता है और समटाइम हमको डायलिसिस की जरूरत भी पड़ती है। बट अगर परसिस्टेंटली ये क्रिएटिनिन लेवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज भी हो रहा है और हाई भी रहे और मोर देन 3 मंथ्स हो जाए, तो फिर ये जो है हम उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर के लिए लेबल करते हैं। समस्या कितनी गंभीर कब होती है? 3 हो जाए, 3.5 हो जाए, 4 हो जाए क्रिएटिनिन, यूरिया 100 हो जाए या 80 हो जाए? आपकी भी ओपिनियन चाहूँगा, और नेफ्रोलॉजिस्ट क्योंकि आप लोग मेनली डील करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अगर पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है मोर देन 1 लीटर पर 24 आवर है, ठीक है, ऐसे केसेज में, और क्रिएटिनिन जो है अप टू 6 भी है, और लेकिन उसका जो है जो यूरिन आउटपुट है वो मोर देन 1 लीटर है, तो वो क्रॉनिक रीनल फेलियर तो है बट वो स्टेबल है। वो ऐसे पेशेंट में आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। बट जब ये क्रिएटिनिन जो है मोर देन 8 चला जाए तो इट्स ए इंडिकेशन फॉर स्टार्टिंग द डायलिसिस। तो बेसिकली यहाँ पे एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जब हम, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि क्रिएटिनिन जो है उसकी वैल्यू को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन में रखते हैं और उसके थ्रू हम एक EGFR जो कि हमारा किडनी फंक्शन कितना है उसको डिराइव करते हैं। वो नॉर्मली करीब 90-100 रहती है। हाँ, तो नॉर्मल किडनी फंक्शन जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज के डेटा के हिसाब से 120 ml पर मिनट लिया जाता है। ऑन एन एवरेज इंडियन पॉपुलेशन में भी हम 90, 100, 110 ये एवरेज किडनी फंक्शन देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा खून जो है 120 ml पर मिनट अगर GFR है, इसका मतलब होगा कि 120 ml खून किडनी के अंदर पहुंचता है, 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से प्यूरिफाई होता है और बॉडी को वापस हो जाता है। तो ये हमारी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गई किडनी की। और अब जब ये किडनी फंक्शन, मतलब हमारी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ CKD हो जाती हैं। और जब किडनी फंक्शन लेस देन 15 है तो मतलब CKD स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल फेलियर हो गया। अब आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आप क्रिएटिनिन वैल्यूज को उस इक्वेशन में डाल रहे हैं तो 1.5 क्रिएटिनिन का मतलब हो गया, जब आप इक्वेशन में डालते हैं, कि किडनी फंक्शन ऑलमोस्ट 50% रह गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिनिन 1.4 है, 1.5 है, चलो ठीक है, काम चल जाएगा, क्या करना है डॉक्टर के पास जाके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सजग होना पड़ेगा कि अगर क्रिएटिनिन मोर देन 1.5 है, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 50% ऑफ द किडनी फंक्शन। और अगर किडनी फंक्शन लेस देन 30% है, दैट मीन्स कि मोस्टली आपका क्रिएटिनिन 2.53 के बियॉन्ड जाने लग गया है। दैट इज अ हाई टाइम व्हेन यू हैव टू बी रिफर्ड टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट के पास आने की आवश्यकता हो गई है। गुंजन जी, आप ये समझते हैं कि क्या इमोशनली भी पेशेंट बहुत हर्ट होता है? यार मैं तो ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई, अब मैं कैसे जीऊँ, साइकोलॉजिकल मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके घर में कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत डिमोरलाइज होता है, ऐसी सिचुएशन में केयर गिवर का क्या रोल है? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते हैं। जैसे मेरी मदर भी बहुत वीक हो गई हैं, बहुत जैसे छोटी छोटी बातों को उनको अगर उनकी प्रॉपर केयर नहीं है तो वो शी फील्स कि मेरा ये ध्यान नहीं रखा गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें जैसे एज ए चाइल्ड, जैसे बच्चा घर में होता है उसी तरह से उनको भी हैंडल करना पड़ता है। बेसिकली उनकी हर रिक्वायरमेंट टाइमली कंप्लीट करनी भी पड़ती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आपको उनको स्ट्रॉन्ग रखना है तो एक उन्हें हेल्दी एटमॉस्फेयर घर का देना ही पड़ेगा। तो क्या गुंजन जी 24 घंटे केयर गिवर को उनके पास रहना पड़ेगा जो डायलिसिस का पेशेंट है, या आपने केयर के लिए रहना पड़ेगा समय? केयर के लिए रहना तो पड़ता है। आप केयर के लिए किसी ना किसी को घर के अंदर रहना ही पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा मतलब
सामने वाले को लगता है कि पेशेंट इज़ हेल्दी, लेकिन वो इंटरनली बहुत वीक हो चुका है। और इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मैंने भी देखा है कि बहुत अप एंड डाउन होता है, तो उसको भी हमें मॉनिटर करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हॉस्पिटल से आए हैं, डायलिसिस होकर के आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका बीपी या तो लो है या हाई है। लेकिन वो तो डायलिसिस का पेशेंट, डायलिसिस की भी तो साइड इफेक्ट हो सकता है कि भाई ब्लड प्रेशर गिर गया। वही तो क्या कहते हैं, केयर टेकर का काम भी होता है। तो कौन चेक करता है? वो ये केयर फिर टेकर हाँ, चेक करता है। हाँ, जैसे मैं चेक करती हूँ, हमने अपने घर में रखी हुई बीपी मशीन रखी हुई है, और अगर उनको हमें लगता है कि वो कहीं अप एंड डाउन हो रहा है तो अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन देते हैं और उनको साइकोलॉजिकली स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो डायलिसिस का पेशेंट्स की अगर डेथ होती है नॉर्मली, तो वो इन्फेक्शन या जिसे हम संक्रमण कहते हैं उससे होती है नॉर्मली। तो जैसे हम लोग टीकाकरण की प्रक्रिया चलाते हैं कि वैक्सीनेशन है, जो कि गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो क्या जो वैक्सीनेशन है डॉक्टर प्रताप, उसका कोई रोल है किडनी डिजीज में स्पेशली? क्या जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, क्या उन्हें कोई सी भी वैक्सीनेशन करानी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम? जो कन्वेंशनल हमारा ट्रीटमेंट है क्रोनिक रीनल फेलियर का, वो डायलिसिस है। डायलिसिस जो है वो मशीन के द्वारा हो सकता है या परमानेंट रीनल ट्रांसप्लांट आप करा लें। दूसरा जो पार्ट है, जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है और वो बहुत ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या सीजनल इन्फेक्शन है। तो ऐसे पेशेंट्स को मिनिमम 4 जो वैक्सीन हैं वो जरूर लगवानी चाहिए, मिनिमम 4 वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल, जो निमोनिया की हम वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन सबको जो है, जो डायलिसिस वाले पेशेंट है जिनका डायलिसिस चल रहा है, उनको हमेशा लगवानी चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर प्रताप, क्या ये वैक्सीन जो है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगाता है या पेशेंट को अपने आप प्राइवेटली लगवानी है, या क्या मतलब क्या, और उसने कोई गाइड करता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ वो वैक्सीन लिखेगा या फिजिशियन भी वैक्सीन लिख देगा? आप अगर डायलिसिस जो है प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट हॉस्पिटल से चल रहा है तो वहाँ पे जो है दे एडवाइज दीज वैक्सीन्स ऑल्सो। ये जो वैक्सीन्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हैं। तो ये जो वैक्सीन्स हैं, आइडियली जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन्स है, इट शुड बी गिवन बिफोर स्टार्टिंग द डायलिसिस। ओके। उससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शन है वो डायलिसिस मशीन के उससे भी काफ़ी रेयर चांसेस में ऐसा पाया गया है। लेकिन जो 4 वैक्सीन हैं ये डायलिसिस वाले पेशेंट्स को जरूर लेना चाहिए, ये मेरी सलाह है। डॉक्टर गीत, क्या डायलिसिस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? लोग कहते हैं साहब डायलिसिस कराएंगे ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, उल्टी आएगी, नौजिया होगा, हेडेक होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ऐंठन होगी, ऐसी भ्रांतियां कह लीजिए, मिसकंसेप्शंस कह लीजिए। तो डायलिसिस जो है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 1950s में दुनिया में सबसे पहली बार डायलिसिस इंट्रोड्यूस हुआ था। 1961 में फर्स्ट टाइम इंडिया में डायलिसिस हुआ था। अब आज इस बात को ऑलमोस्ट 70 ईयर्स प्लस हो गए हैं। तो डायलिसिस टेक्नोलॉजीज एंड डायलिसिस मशीन सब बहुत सेफ हैं। डायलिसिस के प्रैक्टिकली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कुछ पेशेंट्स में, सिलेक्टिव पेशेंट्स में डायलिसिस की वजह से मे बी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो सकता है, मे बी शुगर थोड़ा डाउन हो सकता है, मे बी पोस्ट डायलिसिस उनको थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है। पर अगर केयरफुली एंड सही तरीके से डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया जाए, प्रॉपर तरीके से डाइटरी एडवाइस को फॉलो किया जाए, तो डायलिसिस जो है कंप्लीटली सेफ प्रोसेस है। एंड जैसा आप देख सकते हैं कि गुंजन जी की मदर जो है ऑलमोस्ट 6 ईयर्स प्लस हो चुके हैं एंड डायलिसिस पे हैं। एंड हमारे पास कई सारे पेशेंट्स हैं कि जो 2009 से, 2014 से, 2001 से डायलिसिस पे हैं और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो डायलिसिस पे आते हैं, सुबह अपना मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट किया, 10 बजे अपने ऑफिस चले जाते हैं, पूरी ड्यूटी करते हैं और उसके बाद नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शंस है, मैं इस रेडियो के माध्यम से मैं आप सबको, श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस कंप्लीटली सेफ प्रोसेस है। डायलिसिस से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको डायलिसिस रिकमेंड किया है तो जीवन की गाड़ी को चलाने का, आगे बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है, डायलिसिस। तो डॉक्टर साहब एक बात बताएंगे डॉक्टर गीत की, डायलिसिस के दौरान कहते हैं कि फास्फोरस को पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता, और अगर फास्फोरस नहीं निकाला जा सकता तो फास्फोरस रिच डाइट नहीं दे सकते। तो कौन सा ऐसी डाइट है जो आप डायलिसिस के पेशेंट्स को देते हैं जिसमें फास्फोरस इतना ज़्यादा ना हो? तो डाइट जो है किडनी फेलियर में भी और CKD में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करती है। तो डाइट में हम कहते हैं कि भाई नमक का परहेज करना है, 2300 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम उसके अंदर अंदर ही रखना है। फ्लूइड इनटेक एज पर योर किडनी स्टेज, डिसीज की स्टेज क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपको किडनी फेलियर है, यूरिन आउटपुट 500-600 ml इन अ डे ही है, तो आप 800-900 ml टोटल लिक्विड इनटेक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये तो 2 इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन हो गए। अब बात आती है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए। तो डायलिसिस पेशेंट्स के लिए 3 P मैं कहता हूँ, प्रोटीन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो डायलिसिस पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, और पोटेशियम जो है वो कम से कम रखना चाहिए। तो 60 मिलीक्यूलेंट पर डे या फिर ऑलमोस्ट 2500 to 3000 मिलीग्राम पर डे इसकी लिमिट रहती है। और सेम गोज विद फॉस्फोरस। तो हर वो चीज़ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है उसमें फॉस्फोरस भी मिलेगा। प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट जो है उनमें फॉस्फोरस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें फॉस्फोरस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो फॉस्फोरस की भी लिमिट डिसाइड की गई है कि 800 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा फॉस्फोरस का इंटेक नहीं होना चाहिए। तो डाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। पेशेंट्स को या उनकी फैमिली को रीनल डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और एक प्रॉपर थॉरो डाइट चार्ट बनाना चाहिए जिसमें क्या चीज़ों का सेवन करना ठीक रहेगा और क्या चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, वो सब चीज़ें क्लियरली डिलीनेटेड होनी चाहिए। वो डायलिटिशियन तक जाना, वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना, वो तो एक बड़ी बात है। लेकिन एक मोटे तौर पर कि भाई क्या चीज़ आप टोटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं? तो ये डॉक्टर जवाहर आपने जो सवाल पूछा है ये ऑलमोस्ट हर पेशेंट के दिमाग में और उनके फैमिली जो केयर गिवर्स हैं उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि नाश्ते में क्या दूं, लंच में क्या दूं, ये दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो खा सकते हैं नहीं खा सकते। तो मैं मोटा मोटा जो बताना चाहूँगा, जैसा हमने बताया कि 3 चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना है। तो हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन आपको नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप खाते हैं तो एग, चिकन, फिश इनसे मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो सोया, टोफू या पनीर या फिर दालें या फिर होल ग्रेन्स इनसे मिल जाएगा। अब जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन पे आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो 300-350 ml पर डे आपका मिल्क कंटेंट होना चाहिए। अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ पनीर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट्स के थ्रू डिराइव करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अननेसेसरी फॉस्फोरस को भी ग्रहण कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। दालें जो हैं, दालें बहुत अच्छी हैं, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, ये दाल जो है ये डायलिसिस पेशेंट्स के लिए ठीक है क्योंकि इनमें रिलेटिवली फॉस्फोरस और पोटेशियम का कंटेंट कम रहेगा। राजमा, छोले, इनमें फॉस्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा रहेगा। छिलके वाली दालों में अगेन ये दोनों चीज़ों का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, तो इनको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर हम बात करें ग्रेन्स की, तो जैसे रागी है, वीट है, इनमें ज़्यादा पोटेशियम रहेगा। जौ है, बाजरा है, मिक्स ग्रेन आटा है, तो वो लेना शायद थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये आपको प्रोटीन भी दे रहा है और साथ में पोटेशियम की भी मात्रा कम हो जाती है। अब हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट जिनको आप कहते हैं, जैसे किन्नू, संतरा, मौसमी, माल्टा या फिर नारियल पानी, केला, चीकू, कीवी, इन सब चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो इन चीज़ों को आपको कम खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अगेन इनमें पोटेशियम ज़्यादा है, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि फिर खाएं क्या, तो फ्रूट्स में खाने के लिए क्या है, सेब, पपीता, नाशपाती, वाटरमेलन, मस्क मेलन या फिर ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ये जो फ्रूट्स हैं ये सेफ हैं, इनमें रिलेटिवली पोटेशियम कंटेंट कम रहेगा। तो या ग्रेप्स, तो इन चीज़ों को हम खा सकते हैं, पोटेशियम भी नहीं मिलेगा और फ्रूट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उनके बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। जी, तो इसमें प्रोग्नोसिस कैसी रहती है कि भाई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कोई ज़िंदगी चल जाएगी या ज़िंदगी नहीं चलेगी? नहीं। जो अक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो है 2 सेटिंग 3 सेटिंग के बाद जो है उनका ये डायलिसिस वाला जो पार्ट है वो ओवर हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले या सीकेडी वाले जो पेशेंट है, जो डायलिसिस पे एक बार चले गए हैं या जिनको मैकेनिकल डायलिसिस चल रहा है, मशीन उनको लगी हुई है, तो 8 से 10 साल with all the precaution, with all the diabetes control, hypertension control, vaccination, dietary control, अगर इनको लेके चलेंगे तो 10 से 15 साल जो मशीन वाली डायलिसिस है उससे निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया है तो ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट हैं वो 20 से 25 साल आराम से चलते हैं विद ऑल द प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं फॉलो करना। तो ये आपने एक बहुत ही पॉजिटिव होप दी है और इसी उम्मीद के साथ कि लोग ठीक तरह से अपना जीवन जी पाएंगे, एक बहुत ही पॉजिटिव होप दिया है प्रोफेसर प्रताप सिंह और डॉक्टर गीत वाजपेयी और गुंजन जी, आपने जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस परिचर्चा में, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
डायलिसिस की जरूरत, प्रक्रिया और सावधानियां। अभी आप इस विषय पर ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, सफदरजंग अस्पताल, डॉक्टर गीत वाजपेयी, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, मिसेस गुंजन पाठक, केयर गिवर ऑफ डायलिसिस पेशेंट, और संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहर लाल जैन। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।